हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रेस्पिरेशन। आखिरकार ये रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन होता है तो इसका हमारे बॉडी में यूज़ क्या है, इन सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल को कितने डिस्कवर किया था। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने एक एक करके सीखा था। तो अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन। देखिए, हम लोग के बॉडी में पाया जाता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा बॉडी। इतना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन का सेल से क्या कनेक्शन है, ये जरा समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो रेस्पिरेशन होता है हम लोग के बॉडी में, जब भी रेस्पिरेशन होगा इसमें क्या रिलीज होगा, एनर्जी। ये टोटल जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का एनर्जी से रिलेटेड होता है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आखिरकार हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो एनर्जी हम लोग के बॉडी में सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब सेल के लेवल पे बनता है। कभी भी टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे हम लोग के बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता। हम लोग के बॉडी में जब भी एनर्जी बनेगा सेलुलर लेवल पे यानी सेल के लेवल की फॉर्मेशन होगा। और किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन लिखता हूँ, जरा उसको समझिए। देखिए C6H12O6 + 6O2 और यहाँ पे बनेगा 6CO2 + 6H2O। अब इस रिएक्शन के बारे में जरा समझते हैं। हम लोग के बॉडी में क्या है, ग्लूकोज पाया जाता है। हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज पाया जाता है, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होगा। लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होने का मतलब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, बॉडी में ऐसे अंदर जाएगा, इनहेल होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोग के बॉडी में यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा ग्लूकोज इनके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे लंग्स से होते हुए एक्सचेंज होते हुए बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन में यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। किस फॉर्म में रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगा एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा। अब आखिरकार इस एनर्जी का हम लोग के बॉडी में क्या यूज है, हम लोग के बॉडी में एटीपी का यह यूज है कि इससे जो एनर्जी मिलेगा उससे हम लोग का बॉडी वर्क करेगा। ठीक है, किस टाइप्स का वर्क, अगर हम लोग लाइव प्रोसेस में देखें, आप लोग नाम सुने होंगे लाइव प्रोसेस। अब लाइव प्रोसेस में क्या होता है, लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं, लाइव प्रोसेस का मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, सेल ग्रोथ होता है, डाइजेशन होता है। तो इस टाइप्स का जो प्रोसेस होता है हम लोग के बॉडी में, इसको करने के लिए, इसको वर्क कराने के लिए किसका जरूरत होता है, किसका नीड होता है, एनर्जी का नीड होता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में। देखो बेटा, पूरे होल यूनिवर्स में चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, अब एनिमल के केस में जितने भी हमारे एवीज यानी बर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी हमारे टेट्रापोड्स आ जाएंगे, एक्वेटिक एनिमल आ जाएंगे, एम्फीबियन आ जाएंगे, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग खुद आ जाएंगे। तो हम लोगों को या जितने एनिमल या प्लांट होते हैं सबको वर्क करने के लिए यानी काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, रेस्पिरेशन से मिलेगा। आपको पता होगा प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट क्या करता है, अपने रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए।
प्लांट रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और हम लोग रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को लेते हैं और लेकर के ब्रेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करते हैं। तो जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन यानी सांस का लेना। अब देखिए, इसको हम लोग प्लांट से जरा कनेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? एनिमल में होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग के बॉडी में होता है। अब अगर हम प्लांट के केस में बात करें, इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट में क्या होता है? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे साथ में क्लोरोफिल भी होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 और यहाँ पे क्या रिलीज होगा? एनर्जी। देखिए, तो हर केस में किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी का बात किया जा रहा है। अगर यही प्रोसेस यहाँ पर देखा जाए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना था, तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुआ। जब प्लांट क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज किया लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज बना साथ में ऑक्सीजन बना, फिर यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुआ। तो यानी सबको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? रेस्पिरेशन के थ्रू आएगा। प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगा, एनिमल रेस्पिरेशन करेंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगा। बस फर्क इतना है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है और हम लोग क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिवर्स कन्वर्ट कर देता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक खास बात और है, अब सारे प्लांट भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और एनिमल तो फोटोसिंथेसिस मान के चलिए कि करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा एनिमल है जिसको हम लोग यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना के बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में, और यूग्लिना जो होता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए यूग्लिना को क्या करते हैं? एनिमल यानी जंतु और प्लांट के बीच का चेन मान के चलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई रेस्पिरेशन करता है तो वो होते हैं एल्गी। एल्गी रेस्पिरेशन करते हैं बहुत अच्छा खासा, उनसे लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और इसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन में। तो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन हो गया, हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ते हैं, और प्लांट क्या करता है? उसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके ग्लूकोज वापस से बना देता है। और ये प्रोसेस हमारे यूनिवर्स में लगातार हमेशा डेली 24 घंटा चलता रहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। और ऊपर वाले प्रोसेस को भी रेस्पिरेशन कहेंगे, नीचे वाले प्रोसेस को भी रेस्पिरेशन कहेंगे। बस ऊपर वाला प्रोसेस कहाँ होता है? एज ए ह्यूमन बीइंग में होता है। नीचे वाला प्रोसेस कहाँ होता है? प्लांट में होता है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम लोग यूनिवर्सल शुगर भी बोला करते हैं। ग्लूकोज को यूनिवर्सल शुगर बोलने के पीछे का रीजन क्या है? ग्लूकोज को यूनिवर्सल शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट को छोड़ देते हैं, प्लांट तो फॉर्मेशन करता है। एनिमल में जैसे हमारे एवीज आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एम्फीबिया आ जाएंगे, जितने भी एनिमल आ जाएंगे, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्लूकोज का यूज करते हैं। जब इस ग्लूकोज का यूज करेंगे तो यूज करके हम लोग वर्क करते हैं, ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए, इस ग्लूकोज के ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। अब मान लीजिए इस ग्लूकोज को तोड़ने का दो टेक्निक है। एक टेक्निक रहेगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक रहेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। अब इन दोनों प्रोसेस को हम लोग समझेंगे जरा डिटेल में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए,
ग्लूकोज का हम लोग ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब ग्लूकोज को तोड़ने की बात किया जा रहा है यहाँ पे, यानी ग्लूकोज को कैसे तोड़ेंगे। तो ग्लूकोज को हम लोग तोड़ सकते हैं दो तरीके से। ग्लूकोज को हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहले तोड़ सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ेंगे। जब हम लोग ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन, और जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखो बेटा, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब समझते हैं। मान लो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब इसको कौन तोड़ेगा? तो यहां पर लिखा गया ग्लूकोज, यहां पर लेके आएंगे ईस्ट। ईस्ट हमारा एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ग्लूकोज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा, ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होगा C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको बोला जाता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल एक एल्कोहलिक कंपाउंड होता है, और ये तोड़ने का काम कौन करता है? ये ईस्ट करता है। कौन सा ईस्ट करता है? उस ईस्ट का नाम है जाइमेज। जाइमेज ईस्ट ये काम को किया करता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे। अब ये ईस्ट ग्लूकोज को जब एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा। कितने एटीपी एनर्जी रिलीज होगा? यहां पे 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो जब ये ईस्ट ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक करेगा तो इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये ईस्ट क्या करता है? जब यहाँ पे एल्कोहल बनाता है तो इसका कंसंट्रेशन 13.9 यानी 13.9% के आसपास इसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। अगर 13.9 से ज्यादा अगर एल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा तो इस ईस्ट के लिए ये एल्कोहल क्या करेगा? पॉइजन का काम करने लगेगा। इस ईस्ट के लिए एल्कोहल पॉइजन का काम करने लगेगा और ये ईस्ट क्या कर जाएगा? डेड कर जाएगा। तो जितने भी देसी दारू बनाए जाते हैं, देसी दारू में एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन रखा जाता है वो 13.9% या इससे कम ही रखा जाता है, ताकि जो भी दारू ईस्ट के प्रेजेंस में देसी वाला बनाया जाता है ईस्ट उसमें नष्ट न हो। अगर ईस्ट नष्ट हो जाएगा तो वो एल्कोहल यानी दारू नहीं बना सकते। तो देसी दारू में एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होता है 13.9% के आसपास होता है। इसके बाद जैसे बियर, अगर बियर की बात करेंगे तो बियर में जो एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो 8% के आसपास होता है, यानी बियर में एल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर बियर के अलावा बात करें जैसे वोडका है, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, इन सब में एल्कोहल का कंसंट्रेशन बेटा 40% के आसपास होता है। या जो खांसी वाला सिरप आता है, कोरेक्स होता है, ग्रिलिक्टस होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो सिरप आते हैं उनमें भी एल्कोहल का कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा होता है। और एल्कोहल हम लोग के बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। एल्कोहल में एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। जब एल्कोहल को हम लोग ड्रिंक करते हैं तो वो एल्कोलाइड्स हमारे लंग्स में जाते हैं और लीवर तक पहुँचते हैं, और लीवर क्या करता है कि एल्कोलाइड्स को तोड़ नहीं पाता है, तो वो टार के फॉर्म में हमारे लीवर में या स्किन में इन सब जगहों पे जमा होते हैं, और वो एक टाइम के बाद क्या करते हैं? कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो यानी इससे एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि इस वाले प्रोसेस में एल्कोहल बनेगा। अच्छा, अब दूसरा बात, अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा। अब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो देखो ये एक ग्लूकोज है, अब यहाँ पे ग्लूकोज हो गया,
ग्लूकोज अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा यहाँ पे 6CO2 + 6H2O बनाएगा, और साथ में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब एनर्जी कितने एटीपी में रिलीज होता है, 38 से 36 एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। ये दोनों अलग अलग फॉर्म होते हैं। अभी मैं आपको जब साइकिल पढ़ाऊंगा, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कब 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगा, कब 36 एटीपी के आसपास एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन एब्सेंस है, नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ऊपर वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक, नीचे वाले बोलते हैं एरोबिक। तो इससे एक बात सीखने के लिए मिला, जब रेस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये एनर्जी सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब ये एनर्जी हमारे सेल के एनर्जी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा था रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो ये टोटल रेस्पिरेशन के बारे में था, और ये जो पॉइंट मैंने बताया ईस्ट में, यहाँ पे ये जो काम करता है, ये जो परसेंटेज है, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी में भी नोट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग जरा आगे बात करते हैं, थोड़ा कुछ साइकिल के ऊपर बात करते हैं। आखिरकार ये कुछ साइकिल क्या होता है, देखिए अब इन एनर्जी को प्रोड्यूस ऐसे ही नहीं किया जाता है। सेलुलर लेवल पे जब ये एनर्जी बनता है तो इस एनर्जी को बनने के लिए कुछ साइकिल हमारे बॉडी में चलता है। अब वो साइकिल क्या क्या चलता है जरा समझते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है कई तरीके से होता है। देखिए हमारे बॉडी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एक दिन कभी मौका मिलेगा तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। तो ग्लूकोज कितने तरीके से ब्रेक होगा, पहला 2 साइकिल तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, अरे ईटीसी, ईटीसी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये दोनों हमारे साइकिल कहाँ पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। एक साइकिल और चलता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस वाला जो साइकिल चलता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है, सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये बात यहाँ याद रखेंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। पहला क्वेश्चन ये बना कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ पे चलता है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। क्रेब्स साइकिल और ईटीसी कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अच्छा एक बात तो हम लोग और याद रखेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलता है तो जब सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कि यहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगा, और जब ऑक्सीजन एब्सेंस है तो ये बॉडी के अंदर चलेगा। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि यानी जब हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा तो ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगा, तो ये किस प्रोसेस में आएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और ईटीसी साइकिल जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और ईटीसी क्या करते हैं, ये दोनों चला करते हैं। तो ये बात हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इतना सब ठीक है कि मतलब ग्लाइकोलिसिस हमारा जो होता है इसमें चलता है सेल के साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी जो चलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। एक एक लेक्चर में हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ग्लाइकोलिसिस, ये सब क्या होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज हमारा धीरे धीरे ब्रेक करते करते 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात और
जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा तो वहाँ पे हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब जब बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा हम लोगों को थकान फील होगा। तो हम लोग चाहे कोई भी वर्कआउट करेंगे, जिम करेंगे या दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे वो हमारे बॉडी में मसल्स पेन हो या कोई भी पेन हो, चाहे दिल का दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, हर दर्द में क्या होता है, बॉडी में हमारे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, मसल्स में धीरे धीरे जमने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं रोड पे, या हम लोग जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का मसल्स वर्क करेगा, और जब मसल्स वर्क करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे मसल्स वर्क करता है बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। तो जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो जो बॉडी में हमारे जो ग्लूकोज हैं, लैक्टोज हैं, ये धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं, और वो लैक्टिक एसिड उनमें धीरे धीरे जमा होने लगता है। जब वो जमा हो जाता है तो हम लोगों को थकान फील होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स करने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे वापस से ग्लूकोज में टूटने लगता है। जैसे अब एक बात बताते हैं आपको, हमारे बॉडी में क्या है, जैसे मान लीजिए टीनिया सोलियम का हम लोग नाम सुने होंगे। टीनिया सोलियम पैरासाइट में भी अगर आप जाएंगे तो पैरासाइट ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से न्यूट्रिशन लिया करते हैं। अगर जिससे न्यूट्रिशन पैरासाइट ले रहा है, अगर उससे न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाए तो पैरासाइट डेड कर जाता है, तो उसे हम लोग पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। दो टाइप्स के पैरासाइट्स हमारे होते हैं, एक होता है इंडो, दूसरा होता है एक्टो। तो हमारे जो नॉर्मल ये जो पिग होते हैं, इनके बॉडी में यानी जो लीवर होता है, इंटेस्टाइन भी होता है, इन लीवर इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, टीनिया सोलियम पाया जाता है। टीनिया सोलियम को हिंदी में कहते हैं फीता कृमि। अब ये जो टीनिया सोलियम वहाँ पे पाया जाता है तो उसको भी तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है टीनिया सोलियम में। जितने भी इंडो पैरासाइट्स होते हैं, इंडो पैरासाइट्स का मतलब जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनमें हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन हमारा जो होता है एनारोबिक होता है, और ज़्यादातर एक्टोपैरासाइट में हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, जैसे हीरोडिनेरिया हो गया, जिसको हम लीच यानी जोंक कहते हैं। हीरोडिनेरिया भी हमारा क्या होता है, उसका जूलॉजिकल नेम है। उसमें क्या होता है हमारा वो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये सब बातें हम लोग याद रखेंगे। एस्केरिस है, लीवर फ्लूक है, इन सब में क्या होता है, इन सब में हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और वो इंडो पैरासाइट्स होते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में भी, स्टमक में भी हमारे क्या पाए जाते हैं, एस्केरिस पाए जाते हैं। अब फीमेल एस्केरिस होते हैं, मेल एस्केरिस होते हैं। फीमेल एस्केरिस का साइज बहुत लार्ज होता है, एक बार में लाखों करोड़ों अंडा देती है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो अगला जो हम लोग अपना वीडियो लेक्चर लेके आएंगे ग्लाइकोलिसिस के ऊपर लेके आएंगे। ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर हम लोग बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के ऊपर, तब उसके बाद जाके ईटीसी हम लोग का कंप्लीट होगा। तो यानी आपको इतना ये रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो हम लोग के बॉडी में एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग वर्क करते हैं, इसके बारे में आपको आसानी से जानकारी हो गया होगा। तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।